सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यानी कि आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास में क्या क्या चीजें आती हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे और किस प्रकार से जो व्यक्तित्व होता है, आदतें क्या होती हैं, व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि आदतों और स्वभाव से ही किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो निखर करके आता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर हम पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, तो उसके अंदर उसकी आदतें और स्वभाव, ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर किसी का स्वभाव हमारे लिए अच्छा है तो हम उस व्यक्ति से हमारा जो कनेक्शन होता है वो अच्छे से बन पाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास। तो मानव में व्यक्तित्व विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भधारण के समय से ही प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्यंत चलता रहता है। सबसे पहले है गर्भकालीन अवस्था में व्यक्तित्व। तो आनुवांशिक कारकों का व्यक्तित्व के विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गर्भावस्था की परिस्थितियां जन्म के पश्चात विकसित होने वाली व्यक्तित्व संरचना की आधारशिला कही जाती हैं। इसके बाद देखिए शैशवावस्था जो की होती है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये जन्म से लेकर के बच्चे के 5 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप लोगों ने ये पढ़ा है। तो इसी अवस्था से ही व्यक्तित्व का विकास आरंभ होता है। व्यक्तित्व विकास के परिणाम स्वरूप शिशुओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं परिलक्षित होने लगती हैं। जब शिशु जन्म से लेकर के 5 वर्ष का होता है तो इसके अंदर हम देख पाते हैं कि बच्चे की आदतें किस प्रकार की हैं। क्योंकि यहाँ पर बच्चा अक्सर बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में हम जान पाते हैं। क्योंकि ये जो जन्म के 5 वर्ष होते हैं, ये बच्चा इसमें बहुत ही तीव्र तरीके से उसकी लंबाई भी बढ़ती है, उसकी बुद्धि भी बढ़ती है, उसका हर चीज बढ़ता है इसमें। तो जो शैशवावस्था होती है इसमें काफी हद तक बच्चे का व्यक्तित्व हम देख पाते हैं। फिर है बाल्यावस्था में व्यक्तित्व। तो बाल्यावस्था के दौरान बालक में व्यापक परिवर्तन होते हैं। इसमें बालक का तीव्र गति से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व विकास पर माता पिता, संबंधियों तथा साथियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था में ऐसा क्या होता है, कितने सारे लोगों का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो ये 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में जो बच्चा होता है वह स्कूल जाना शुरू करता है। अगर हम बच्चे की रियल एज देखें स्कूल जाने वाली, तो 6 वर्ष ही होता है। क्योंकि अगर हम प्राथमिक विद्यालयों की बात करें, प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, तो जब बच्चा 6 वर्ष का होता है, उसके आधार पर 6 वर्ष हो जाता है, तभी हम उसका एडमिशन करते हैं। यानी कि 6 वर्ष से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, पहली बार बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो उसके अलग अलग फ्रेंड बनते हैं। तो उसका जो सामाजिक विकास है वो होता है, क्योंकि वहां पर अलग अलग लोगों से वो मिलता है, उसके टीचर्स होते हैं, उसके अलग अलग प्रकार के दोस्त होते हैं। और अपने आसपास के भी वह जहां भी वो जाता है खेल के मैदान में, या जहां भी बच्चा जाता है खेलने, वहां भी वो अपने साथी और भी बना लेता है। तो इससे क्या होता है, उन सभी की आदतों का जो प्रभाव है या व्यक्तित्व का प्रभाव है वो उस बच्चे पर भी पड़ने लगता है। फिर है किशोरावस्था में व्यक्तित्व। तो देखिए इस अवस्था में बालक में सामाजिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक व्यवहार में परिपक्वता भी आने लगती है। तो ये किशोरावस्था होती है 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की। इस अवस्था में बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इस अवस्था को क्या कहा गया है, बहुत ही संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा गया है किशोरावस्था को। तो इस वजह से यहाँ पर बच्चे का जो संवेग है ये बहुत अजीब अजीब तरीके से विकसित होता है। बहुत ही अजीब इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसी अवस्था में, जिन्हें वीरों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, देशभक्तों के बारे में अच्छा लगता है, वो सोचते हैं देश के लिए क्या कर जाएं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं बच्चे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक तरीके से अध्यात्म की ओर मुड़ना चाहते हैं, अध्यात्म को अपनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष की, ये बहुत ही ज्यादा चेंजिंग अवस्था होती है बच्चों की। फिर है प्रौढ़ावस्था में व्यक्तित्व। 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है उसमें व्यक्ति प्रौढ़ माना जाता है। तो व्यक्तित्व विकास की अंतिम अवस्था प्रौढ़ावस्था है। और इस अवस्था में किशोरावस्था में विकसित हुए व्यक्तित्व का प्रायः स्थिरीकरण हो जाता है। यानी कि जो किशोरावस्था में जिस भी प्रकार का व्यवहार बच्चे का बन गया, वही व्यवहार अब वह प्रौढ़ावस्था में स्थिर हो जाएगा और वह जीवन भर उसके साथ रहेगा। अब व्यक्तित्व के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 2017 में यह पूछा हुआ प्रश्न है, 2017 के पेपर में।
दोस्तों चूंकि ये पेपर मैंने खुद दिया था इसीलिए मुझे अच्छे से याद है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ये ऑप्शन में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इन पांचों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला है अनुभव के प्रति खुलापन। व्यक्तित्व के प्रमुख गुणों में अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहजमतिजन्यता और स्नायु विकृति या मनोविच्छित्तता, ये पांचों आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शन में सही था वो था बहिर्मुखता। ठीक है। अब देखिए इसके बाद व्यक्तित्व के स्वरूप है। तो व्यक्तित्व के स्वरूप की अगर हम बात करें, जो व्यक्तित्व होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। लेकिन यहाँ पर ये तो रटने की जरूरत ही नहीं है आपको, लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा। व्यक्तित्व के प्रमुख जो गुण होते हैं, अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता। इसका मतलब क्या है? अनुभव के प्रति खुलापन का मतलब है कि आप जब अपना जीवन जी रहे हो, आप धीरे धीरे बड़े होते हो, आप स्कूल जाना शुरू करते हो, स्कूल जाने के बाद आप कॉलेज जाना शुरू करते हो, उसके बाद आपकी जॉब लगती है, आप जॉब करना शुरू करते हो। तो आप जहां भी अपने जीवन के जिस भी पड़ाव में जाते हो, वहां पर अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हो, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हो। तो वहां पर कुछ ना कुछ आप हर एक व्यक्ति से, आपके आसपास रहने वाले से कुछ ना कुछ आप सीखते हो अपने जीवन में। तो यहाँ पर जो आपका अनुभव हो उसके प्रति आपको खुला होने का मतलब है कि आप अपने जीवन के अनुभवों को कभी भी किसी के सामने खुल करके रख पाए और खुल करके को कह पाए। फिर है चैतन्यता, यानी कि हमेशा हमें जागरूक रहना चाहिए, इसका मतलब है। और बहिर्मुखता का मतलब यही है कि अपनी बातों को अगर कहीं आपको लग रहा है कि मुझे अपनी बात कहनी है, रखनी है, तो वहां बिल्कुल झिझकना नहीं है। और अगर किसी की बात में आपको लग रहा है कि आपको उसकी बात समझ में आ रही है सामने वाले की और वह अच्छा बोल रहा है, तो उसमें सहमति भी देना बनता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और व्यक्तित्व के प्रकार में यहाँ पर आपने देख ही लिया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, अपने में ही रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम कवि या लेखक को यहाँ पर रख सकते हैं, जिन्हें लिखना अच्छा लगता है लेकिन बोलना नहीं अच्छा लगता है। वो अपने अपने मन के भावों को, विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं, या दूसरों के सामने बोलने में झिझक महसूस करते हैं। जैसे कि आप अपने क्लास में देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं, जो अगर 10 लोग 20 लोग के बीच में कुछ कहने को कह दिया जाए तो वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं, उन्हें बस अपनी ही कंपनी अच्छी लगती है। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में कौन कौन आता है? जैसे अभिनेता हुए, नेता हुए, ठीक है, इस प्रकार के लोग, वकील हुए, जो अपनी बातों को क्या करते हैं, रखते हैं, और इनका पेशा ही यही है कि अपनी बातों को रखे। इसके अंतर्गत शिक्षक भी आएंगे, क्योंकि शिक्षकों को भी बच्चों को समझाना होता है, गार्जियंस को समझाना होता है। तो एक तरीके से ये भी ग्रुप ऑफ पीपल्स को ही एक तरीके से क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। इसके बाद देखिए उभयमुखी व्यक्तित्व। उभयमुखी व्यक्तित्व के अंदर ये अंतर्मुखी के भी कुछ गुण होते हैं, बहिर्मुखी के भी कुछ गुण होते हैं। तो ये मिला जुला रूप होता है दोनों का। अब देखिए क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को 4 प्रकार का बताया: पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। अब सेल्डन ने देखिए, सेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है: एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। फिर है न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है: विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। अब इसके बाद दोस्तों हम जिसकी मैं बात कर रही थी शुरुआत में, आदतें, व्यक्ति की आदतों के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर स्वभाव के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, आदत एक उपार्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह नैसर्गिक गुण पाया जाता है। जेम्स के अनुसार आदत दूसरा परिवर्तन है जो व्यवहार परिवर्तन से आता है। अधिगम की प्रक्रिया से यह परिवर्तन होता है। बालकों में आदत सीखने का परिणाम है। हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द हैबिटस से अथवा हैबिट से हुई है। ठीक है। देखिए, जिसका आशय किसी वस्तु को प्राप्त करना है। किसी को पान खाने की आदत, किसी को सिगरेट पीने की आदत, इसी प्रकार कई लोगों को बेड टी लेने की आदत होती है। आदतें बालकों के समायोजन तथा उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। जैसे कि सिंपली बहुत सारी जो आदतें होती हैं, हम कह सकते हैं जैसे किसी को चाय की लत लग गई है, तो उसको हम कहेंगे क्या, इसको आदत है चाय की, बिना चाय के ये इंसान बिस्तर से उठ ही नहीं सकता। तो ये तरीके से उस इंसान ने उसको हैबिट बना लिया, अपनी आदत बना ली है कि चाय मुझे पीना ही पीना है। इसी प्रकार से कुछ लोग, जैसे कि आपको पता ही होगा, कुछ लोग ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये उनकी आदत हो चुकी होती है, जिस वजह से ये उसे छोड़ नहीं पाते हैं आसानी से। ठीक है। तो अच्छी भी आदतें होती हैं, खराब भी होती हैं। जैसे अगर आपने एक्सरसाइज करने की रोज 1 घंटा आदत डाल ली, तो ये क्या, ये अच्छी आदत है।
ये आदत आपकी हमेशा रहेगी और आपको हमेशा फायदा देगी। इसी प्रकार से अगर आपने सुबह उठने की आदत डाल ली है तो ये भी क्या है, एक प्रकार से बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना चाहिए हमें। सूरज भगवान जब उगते हैं उससे पहले जगना चाहिए। तो ये भी क्या, अगर कोई सुबह उठने की किसी ने आदत डाल ली है तो ये बहुत अच्छी आदत है। तो कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत बुरी होती हैं, क्योंकि कोई चीज बहुत अगर आदत में बन जाएगी तो वो हमें हर दिन चाहिए, वो हमारा एडिक्शन एक तरीके से हो जाता है जिसे हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर इसी की बात हो रही है। अब देखिए इसके बाद आदतों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए आदतें जो होती हैं वो अधिगम द्वारा उपार्जित की जाती हैं, बार बार करने के बाद क्या होते हैं, वो हमारी आदत में बन जाते हैं। आदतें स्वचालित होती हैं। आदत संबंधी कार्यों में एकरूपता होती है। आदत संबंधी कार्य और व्यवहार शीघ्र संपादित होते हैं। फिर है आदत संबंधी कार्यों में बालक को ध्यान लगाने की बहुत कम आवश्यकता होती है। जैसे कि जब आप वही काम रोज 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 कर रहे हो तो आपको अगर आप थोड़ा सा ध्यान कम भी है तो भी आपका जो काम है वो खराब नहीं होगा। आदत संबंधी व्यवहार और कार्य शीघ्र एवं सरल ढंग से संपादित होते हैं। आदत संबंधी कार्य बालकों के बड़े ही रोचक और संतोष प्रदान करने वाले होते हैं। फिर है आदत संबंधी कार्य शुद्ध ढंग से संपादित होते हैं, इनमें त्रुटियां नहीं होती है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको उस काम के पैसे भी मिल रहे हैं, आपका जैसे आपको एक्टिंग करना अच्छा लगता है और आपको एक्टिंग कर रहे हो आप तो एक काम ही है, लेकिन आपकी आदत है वो करना। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको बेनिफिट भी हो रहा है, आपका पैसे भी कमा रहे हो और आपकी आदत भी आपके साथ ही चल रही है। तो इससे क्या होता है, इससे आपको उसमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती है और गलतियां बहुत कम होती हैं, क्योंकि आपको उस काम को करने की आदत है और वो आप बार बार कर रहे हो तो उसमें गलती बहुत कम होगी। ठीक है, अब देखिए आदतों के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला है यांत्रिक आदतें। यांत्रिक आदतों में क्या है, सबसे पहले देखिए ये वे आदतें हैं जिन्हें बालक बिना किसी प्रयास के करते हैं। जैसे इसमें बुद्धि का कम प्रयोग होता है, जैसे जूते का फीता बांधना, बटन दबाना, जैसे टीवी का रिमोट हुआ, एसी का रिमोट हुआ, तो इसमें कौन सा दिमाग लगाना है। तो ये क्या है, ये सब यांत्रिक आदतें हैं जो आसानी से हो जाती हैं। जूते का फीता बांधना, जब बच्चा रोज स्कूल जा रहा है, रोज वही काम कर रहा है साल में, तो उसे ये चीज हैबिट में उसकी आ जाती है, तो इसको सीखना नहीं पड़ता है। फिर है शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। इसमें खाने पीने से संबंधित आदतें होती हैं, जैसे कि सिगरेट पीने, पान खाने की आदत, ये सब क्या होती है, ये सब खाने पीने संबंधी आदतें होती हैं और ये भी क्या तरीके से एडिक्शन ही होती हैं। फिर है नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। तो ये आदतें संवेगात्मक असंतुलन या मस्तिष्क के विभिन्न विकारों से संबंधित होती हैं, जैसे नाखून दांत से काटना, बार बार कॉलर ठीक करना, बैठे बैठे पैर हिलाना या कंधे उचकाना, ये नाड़ी मंडल संबंधी आदतें हैं। कुछ लोगों को आप देखिए अगर बैठे हुए आपके सामने तो पैर हिलाएंगे या हाथ हिलाएंगे या बार बार अपना मोबाइल चेक करेंगे या अपने जो नाखून है उनको दांतों से चबाएंगे। तो ये क्या है, ये नाड़ी मंडल संबंधी आदतें होती हैं जो बहुत सारे आदमियों के अंदर होती हैं। और खासकर ये जो मोबाइल चेक करने वाली आदत है, हर 5 मिनट में मोबाइल खोल लेंगे, कुछ नहीं आया रहेगा फिर भी मोबाइल खोल के चेक करेंगे, तो ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। फिर है भाषा संबंधी आदतें। तो देखिए शब्दों के प्रयोग और उच्चारण से संबंधित उनके आदतें इन आदतों के अंतर्गत आती हैं। जैसे एक बालक की बातचीत में तकिया कलाम हो सकते हैं, कि, सो, जैसे ही कि, आदि। इसी प्रकार कुछ बच्चे श के स्थान पर स का उच्चारण करते हैं। यानी कि भाषा संबंधी आदतें कुछ होती हैं बच्चों के अंदर जो जिनका वो बार बार यूज करते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बार बार बोलते हैं, मतलब शब्द बार बार बीच में लेकर के आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार एक ही शब्द या मुझे नहीं पता है या इस तरीके की चीजें बार बार वो बोलते हैं, दिन में कई बार इन शब्दों को रिपीट करते हैं। तो इस तरीके की चीजें भाषा संबंधी आदतों में आती हैं। फिर है विचार संबंधी आदतें। इसके अंतर्गत क्या होता है, इन आदतों के अंतर्गत ज्ञान, रुचियों और इच्छाओं से संबंधित आदतें आती हैं। तो विचार संबंधी आदतों में ज्ञान, रुचियों, यानी कि आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे कि आपको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है या फिर आपको लिखना बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा लिखते हो, चाहे वो आप ब्लॉग लिख रहे हो, चाहे आप कोई कहानी लिख रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें विचार संबंधी आदतों के अंतर्गत आती हैं। फिर है नैतिक आदतें। सच बोलने, आदर्शों का पालन करने आदि से संबंधित आदतें नैतिक आदतें कहलाती हैं।
यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है सच बोलने की, आदर्शों का पालन करने की, तो ये सब नैतिक आदतें हैं और ये सबके अंदर होना ही चाहिए। फिर है भाव संबंधी आदतें। इसके अंतर्गत विभिन्न संवेगों और भावनाओं से संबंधित आदतें आती हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति होता है वो भावनाओं से ही बना होता है, इमोशन हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो ये जो भाव संबंधी आदतें होती हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने आदतों के बारे में आज की इस क्लास में देखा कि किस किस प्रकार के लोगों के अंदर आदतें होती हैं और किस किस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है उसमें व्यक्ति की जो शारीरिक आदतें, शारीरिक अभ्यास संबंधी आदतें होती हैं या नाड़ी मंडल संबंधी आदतें होती हैं या भाषा संबंधी आदतें होती हैं। ये सब आदतें ऐसी हैं जो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करता है लेकिन उसके डेली लाइफ में आ जाती हैं। ठीक है, तो इनको जहां पर जो आदतें अच्छी नहीं है, हमारे टीचर्स या हमारे जो गार्जियन होते हैं वो हमें डांटते हैं कि ये इस आदत को क्या करो, इसको सही कर लो, ये अच्छी नहीं है। जैसे कि अभी कोई भी बच्चा बार बार अपने नाखूनों को दांत से काटेगा तो ये अच्छी आदत तो नहीं है। बार बार 4 मेहमान घर में आकर के बैठे हुए हैं और बच्चा पैर हिला रहा है तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो ये सब चीजें जो गार्जियन होते हैं, बच्चे के माता पिता अभिभावक होते हैं, उनका फर्ज बनता है बच्चों को सिखाएं। और जब स्कूल में बच्चा होता है तो टीचर का फर्ज है कि वह सही प्रकार की आदतें बच्चों को सिखाएं। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में आप पढ़ा रहे हो पीछे से वो हूटिंग करेंगे या चिल्लाएंगे, तो ये सब चीजें भी अच्छी आदतें नहीं है। इसके लिए भी बच्चों को समझाने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, क्योंकि बच्चे की जो आदतें होती है वही उसके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसीलिए आदतें बचपन से ही सही करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आज आपने पढ़ा। कल हम बच्चे के स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है कॉलेज फ्रेंड्स को तो शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए, आपको 8 के 8 विषयों की नोट्स, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आपको दोनों जगह मिल जाएगी। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप में आपको सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये राजन सीरीज और पवन सीरीज आपको बाजार से अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे ऐप में। सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट वहां पर मिलते हैं, तो आप हर चैप्टर में कितना अच्छा स्कोर आप कर रहे हो आप देख सकते हो वहां पर। इसके अलावा हर विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको ऐप में मिलता है। ऐप में हमने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर की वीडियोस रखी है। लेकिन जिस सेमेस्टर का कोर्स आप लोगे आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल केवल उसी सेमेस्टर के मिलेंगे। तो इससे फायदा ये होता है कि अगर आप फोर्थ सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल ले रहे हो हमारे चैनल से, हमारे ऐप से, तो फोर्थ सेमेस्टर की सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। आपको अलग से कहीं कोई प्रयास करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको सारी चीजें अच्छे से मिलेंगी, एकदम व्यवस्थित रूप में मिलेंगी, और कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आएगा यूट्यूब की तरह। तो अच्छे से आप अपने फोर्थ सेमेस्टर की जो तैयारी है वो बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो जरूर चैनल से जुड़िए, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे चैनल का 7705 95 45 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप 8 के 8 विषयों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सारे विषयों की पीडीएफ, आपको पीडीएफ सहित नोट्स मिलेंगे। और जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है लगातार हम आपके कमेंट्स का भी आंसर देते हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्या ऐप नहीं डाउनलोड हो रहा है, या कोर्स को कैसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करेंगे तो हम रिप्लाई करेंगे आपको। ठीक है, तो जहां कहीं कोई भी डाउट हमें बताते रहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। तो 8 के 8 विषयों को पढ़ते रहिए, और जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।